आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी खोटा बेटा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लोचन अहीर गांव का सबसे नालायक युवक था। वयस 23-24 वर्ष के लगभग। गेहूं वर्ण, खूब हृष्ट पुष्ट तथा बलिष्ठ। उसका पिता मोहन उससे तंग आ गया था, क्योंकि लोचन केवल खाना तथा कसरत करना जानता था। अन्य किसी काम में हाथ भी नहीं लगाता था। खेती से उसे सरोकार नहीं था। गाय भैंसों से बेमतलब। यद्यपि जितना दूध होता था उसका अधिकांश वो अकेला ही गटक जाता था। उसके छोटे भाई जानवर चराते थे और वो स्वयं इधर उधर घूमने तथा गप लड़ाने में रहता था, अथवा तीतर का पिंजड़ा लेकर जंगल की ओर निकल जाता था और तीतर को दीमक खिलाता फिरा करता था। उसके माता पिता तो उससे असंतुष्ट थे ही। गांव वाले भी उससे नाराज थे, क्योंकि वो गांव के अन्य युवकों को भी अपने ही जैसा बनाने का प्रयत्न किया करता था। दोपहर का समय था। लोचन भोजन इत्यादि करके तीतर का पिंजड़ा हाथ में लिए निकला। एक पड़ोसी के द्वार पर जाकर उसने आवाज दी, जगेसर, जगेसर हो। जगेसर भी अहीर युवक था। वो भोजन करके उठा ही था कि लोचन का आवाहन सुनकर वो बाहर निकला। लोचन ने उससे कहा, जंगल चलते हो? जगेसर ने उत्तर दिया, नहीं भाई, अभी हमें खेत में जाकर काम करना है। अरे यार, खेत का काम तो कोई ना कोई कर ही लेगा। आओ हम तुम चले। इसी समय जगेसर का पिता निकल आया। वो बोला, खेत का काम कौन कर लेगा? चला वहां से बड़ा अफलातून का नाती बनकर। जैसा खुद निकम्मा है वैसा ही सबको बनाना चाहता है। खबरदार जो अब कभी जगेसर को बुलाने आया। हराम का खा खा के संडा हुआ है, शर्म नहीं आती। बुढ़े माँ बाप छोटे भाई बहन तो दिन भर काम में जुटे रहते हैं, ये तीतर चुगाते फिरते हैं। और सुन रे जगेसरा, तू जो कभी इसके साथ गया तो घर से निकाल दूंगा, ये याद रखना। लोचन जगेसर के बाप की फटकार सुनकर चुपचाप चला गया। लोचन में ये एक गुण था कि वो लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करता था। सबकी डांट फटकार चुपचाप सुन लेता था। अपने स्वभाव के लिए वो बदनाम भी काफी था। लोग कह दिया करते थे कि ये हाथी सा बरन देखने ही देखने का है। इतना तगड़ा आदमी और ऐसा कायर, मामूली कमजोर आदमी से भी दब जाता है। ऐसा कायर आदमी ही नहीं देखा। कोई गुण नहीं, सब अवगुण ही अवगुण। मोहन की तकदीर फूट गई जो ऐसा कपूत पैदा हुआ। लोचन के कान में जब कभी ये शब्द पड़ जाते तो वो केवल मुस्कुराकर रह जाता था। उसके हमजोली जब कभी उससे कहते, यार क्या मामला है कि तुम कमजोर आदमी से भी दब जाते हो, तब वो उत्तर देता कि दबना ही पड़ता है। कोई बेजा बात तो कहते नहीं, और हमें गुस्सा भी नहीं आता। कमजोर आदमी पर गुस्सा करने में क्या मजा? तो तुम सहजोर पर ही कब गुस्सा करते हो? हमें गुस्सा आता ही नहीं, क्या करें? तुम्हारा खून ठंडा है। अब जो समझो। तुम घर का कामकाज क्यों नहीं करते? जी नहीं चाहता। हाँ जी, कैसे चाहे। आराम से बैठकर खाने को मिले तो काम करने की क्या जरूरत है? लोचन केवल मुस्कुराकर रह जाता था। गांव की तहसील हो रही थी। एक बार गांव के जमींदार भी अपने कारिंदे के साथ आए हुए थे। उनके आने से गांव में खलबली मच गई। सब छोटे बड़े जमींदार साहब के दर्शन करने जाने लगे। मोहन ने लोचन से कहा, गांव के जमींदार आए हैं, जाकर मिलाओ। हमसे जमींदार से क्या मतलब, तुम जाकर मिलो। हमें उनसे कौन खेत लेने हैं? हाँ, तुम तो हराम की चढ़ना जानते हो। तुमसे किसी से मतलब नहीं। जरा मेरी आंखें मिचने दो, फिर आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। ये कहकर मोहन क्रोध में भरा हुआ जमींदार के डेरे की ओर चला गया। जमींदार साहब ने मोहन को देखकर पूछा, कहो मोहन, मजे में हो? सब सरकार की कृपा है। इस दफा सरकार ने बहुत दिनों में दर्शन दिए। हाँ, आना नहीं हुआ। तुम्हारे बाल बच्चे सब अच्छे हैं? सब सरकार की कृपा है। एक व्यक्ति बोल उठा,
लोचन के मारे मोहन चौधरी दुखी हैं। क्यों, क्या बात है? जमींदार ने पूछा। मोहन बोला, क्या बतावे मालिक, लोचन नालायक निकल गया, ना कुछ काम करता है ना काज। अच्छा, जरा उसे हमारे पास तो भेजना। मेरे कहे से तो आएगा नहीं, आप अपना गुड़ैत भेज कर बुलवाएं, शायद सरकार के कहने सुनने से कुछ राह पर आ जाए। जमींदार साहब ने गुड़ैत को हुक्म दिया, जाओ लोचन को बुला लाओ। मोहन बोला, घर में तो मिलेगा नहीं। गुड़ैत बोला, हम जानते हैं जहां मिलेगा। ये कहकर गुड़ैत चला गया। आध घंटे में गुड़ैत लोचन को साथ लेकर आ गया। लोचन के हाथ में तीतर का पिंजड़ा था। मोहन अपने पास बैठे हुए एक व्यक्ति से धीमे स्वर में बोला, देख, पिंजड़ा ले आया है। इतना भी सहूर नहीं कि जमींदार के सामने कैसे जाना चाहिए। लोचन जमींदार के सामने आकर खड़ा हो गया। उनसे राम जोहार कुछ नहीं की। जमींदार साहब ने उसे सिर से पैर तक देखकर कहा, अब तो तुम जवान हो गए। लोचन केवल मुस्कुरा कर रह गया। घर का कामकाज क्यों नहीं करते? बाप को दुखी करते हो? लोचन ने कुछ उत्तर नहीं दिया। मोहन लोचन को डपट कर बोला, क्या भकुआ की तरह खड़ा है? मालिक की बात का जवाब क्यों नहीं देता? जमींदार साहब बोले, घर का कामकाज किया करो, बाप को दुखी मत किया करो। गांव के एक ठाकुर बोल उठे, सरकार ये बड़ा नालायक है, गांव के लड़के इसकी संगत में बिगड़े जा रहे हैं। ये सुनकर जमींदार साहब ने आंखें तरेरते हुए कहा, देखो लोचन, तुम अपने लक्षण सुधारो, नहीं तो हमें मजबूर होकर तुम्हें गांव से निकाल देना पड़ेगा। एक वृद्ध सज्जन बोल उठे, सरकार जब तक आप यहां रहें तब तक इसे यहीं हाजिर रहने का हुक्म दे दें। जमींदार साहब बोले, हाँ ये ठीक है। सुना लोचन, अब जितने दिन हम यहां रहें तुम यहीं हाजिर रहो। मोहन बोला, ये बहुत अच्छा है सरकार, बस यहीं बना रहे। सुना लोचन, बस घर रोटी खाने भर को आना, बाकी यहीं रात दिन बने रहना। मालिक जो काम बतावे वो करना। लोचन ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। तहसील को 4 दिन व्यतीत हो चुके थे। 1,500 रुपये के लगभग आ चुका था। लोचन रात दिन डेरे में ही उपस्थित रहता था, केवल भोजन करने के लिए घर जाता था। रात के 2 बज चुके थे। डेरे में जमींदार साहब, गुड़ैत तथा जमींदार साहब का नौकर तथा कारिंदा सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। केवल लोचन जाग रहा था। उसके जागने का कारण ये था कि उसे क्लेश था। आकाशचारी स्वतंत्र पक्षी की पिंजड़े में बंद हो जाने से जो दशा होती है, वही दशा लोचन की भी थी। वो सोच रहा था कि कब जमींदार साहब यहां से टलें और कब उसे छुटकारा मिले। सहसा कुछ खटका सुनकर वो चैतन्य हो गया। वो उठकर बैठ गया। अंधेरे में नक्षत्राकीर्ण आकाश की पृष्ठभूमि पर उसे एक छाया सी दिखाई पड़ी। डेरे के चारों ओर 8 फीट ऊंची दीवार थी। इसी दीवार पर छाया दिखाई दी थी। लोचन बैठा देखता रहा। कुछ क्षण पश्चात दूसरी छाया दिखाई दी, फिर तीसरी। अब लोचन संभल कर बैठ गया। उसका हाथ बगल में रखी हुई लाठी पर गया। तीनों मूर्तियां एक एक करके डेरे के अंदर उतर आईं और दीवार पर 3 व्यक्ति और आ गए। वे भी उतरने लगे। इसी समय लोचन लाठी लेकर चुपके से उठा। वो धीरे धीरे दबकता हुआ उन आदमियों की ओर गया। उन आदमियों की पीठ लोचन की ओर थी। सहसा उनके निकट पहुंचकर लोचन ने ललकार कर कहा, बस खबरदार। जैसे ही वे लोग लोचन की ओर घूमे, वैसे ही लोचन ने लाठी का वार किया। तड़ाक से आवाज आई और एक आदमी चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दूसरे ही क्षण दूसरा आदमी भी गिरा। इसी समय बंदूक दबने का शब्द हुआ और लोचन लड़खड़ाकर गिरा। शेष आदमी दीवाल पर चढ़कर दूसरी ओर कूद गए। बंदूक का शब्द होने से जमींदार साहब तथा अन्य लोग जाग पड़े। जमींदार साहब अपनी बंदूक संभाल कर उठे, परंतु वहां मैदान साफ हो चुका था। लोचन बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। उसके घाव से रक्तस्राव हो रहा था और वो क्रमशः शिथिल होता जा रहा था। क्षण मात्र से गांव भर में हल्ला हो गया। गांव के कुछ लोग डेरे की ओर भागे। उनमें लोचन का पिता मोहन भी था। मोहन लोचन की ये दशा देखकर रो पड़ा और लोचन से बोला, अरे बेटा, ये क्या किया? लोचन क्षीण स्वर में बोला, बप्पा, गुस्सा आ गया। मेरे रहते मेरे मालिक को लूटने आए, ये सोचकर गुस्सा आ गया। एक व्यक्ति बोला, हमारी समझ में तो इसे पहली दफा गुस्सा आया, नहीं तो हमने इसे किसी पर गुस्सा होते नहीं देखा। और सब लोग इसे कायर समझते थे। हाँ जी, सभी आदमी बेचारे को डपट लेते थे। लोचन की जीवन शक्ति का ह्रास होता गया और 1 घंटा व्यतीत होते होते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रक्त बंद करने के लिए देहाती उपचार किए गए, परंतु रक्तस्राव बंद न हुआ। लोचन के अंतिम शब्द थे, बप्पा, अपने इस खोटे बेटे का कसूर माफ करना। जमींदार साहब ने लोचन के नाम पर गांव में एक छोटा सा मंदिर तथा कुआं बनवा दिया। जानकार लोग बात पड़ने पर कहते हैं,
ये एक नालायक बेटे की निशानी है। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी खोटा बेटा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।